एवरीवन, वेलकम बैक टू इकोपर्स क्लासेस। आई एम सुरभि और हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर 7 जो कि है रेवेन्यू और सोर्स है संदीप गर्ग। बट बिफोर प्रोसीडिंग विद द चैप्टर मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स पूरा कवर हो चुका है हमारे चैनल पे और एक प्लेलिस्ट में है, ऑर्डर में वीडियोज़ हैं, टॉपिक आपको मिल जाएंगे। और अगर आप जानना चाहते हैं ये कहाँ पर है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट का मिल जाएगा, आप जा सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। और आपको मेरा एफर्ट और वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ आप वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए। सो आज के चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमने रेवेन्यू चैप्टर स्टार्ट किया था जहाँ पे हमने एक ओवरव्यू लिया था कि एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, ये समझा था कि ये सब होता क्या है। आज हम समझेंगे कि रेवेन्यू कॉन्सेप्ट में रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, जैसे एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का क्या रिलेशन होता है या टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का क्या रिलेशन होता है। लेकिन दो केस होते हैं, आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। आगे जाके जब हम आपका चैप्टर 10 करेंगे तो आप मार्केट्स पढ़ेंगे जहाँ पे आप पढ़ेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन होता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन या इम्परफेक्ट मार्केट होती हैं, वहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता, ये सब हम डिटेल में वहाँ पे जाके पढ़ेंगे। पर आज आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये समझना है कि हम दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं आज के चैप्टर को, जब प्राइस कांस्टेंट रहता है और जब प्राइस फॉल करता है। प्राइस कांस्टेंट का मतलब क्या है कि इंडस्ट्री ने एक प्राइस फिक्स कर दिया डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे और अब हर फर्म को वो सेम प्राइस रखना पड़ेगा, यानी उस सेम प्राइस पे कितना भी आउटपुट सेल हो सकता है बट प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहेगा, प्राइस चेंज नहीं होगा, ठीक है। एंड दूसरा केस है या दूसरा पार्ट होगा व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट, यानी इम्परफेक्ट मार्केट है जहाँ पे आपके पास इतनी पावर है कि अगर आप आउटपुट बढ़ाते हो तो आप प्राइस डिक्रीज कर सकते हो या आप प्राइस इंक्रीज कर सकते हो। तो प्राइस क्या होगा, चेंज करेगा आउटपुट चेंज होने पे, जबकि यहाँ पे आउटपुट कितना भी हो प्राइस कांस्टेंट रहेगा। ये दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो हम रिलेशनशिप्स देखते हैं पहले तब जब प्राइस कांस्टेंट रहता है तो एआर और एमआर का क्या रिलेशन है, टीआर और एमआर का क्या रिलेशन है, पहले हम देखेंगे। ये प्राइस कांस्टेंट का मतलब है आपका जो पी है दैट इज फिक्स्ड। अब आपका टीआर क्या होता था, टीआर होता था आपका पी इंटू क्यू। अब आपका पी जो है वो फिक्स्ड है और हमने ये भी देखा था कि आपका एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस होता है। तो अगर आपका प्राइस फिक्स है यानी प्राइस सेम है, अगर प्राइस इंडस्ट्री ने तय कर दिया कि प्राइस 5 रुपये रहेगा और अब सारी फर्म्स को किसी भी एक प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो 5 रुपये ही रखना पड़ेगा, कोई भी एक फर्म ऊपर या नीचे नहीं कर सकती क्योंकि इंडस्ट्री ने ये प्राइस दे दिया है सेट करके कि आपको प्राइस 5 रुपये रखना है। तो अगर उन्होंने प्राइस 5 रुपये रखा हुआ है तो आउटपुट अगर 1 प्रोड्यूस होगा तो भी प्राइस 5 होगा, आउटपुट 2 होगा तो भी 5 होगा। आउटपुट जो है जो मार्केट में बेचेंगे, बेसिकली ये जो है आपकी ये आउटपुट सोल्ड है, ये यूनिट सोल्ड। तो अगर 4 यूनिट सेल करोगे तो भी प्राइस 5 रहेगा, 5 यूनिट सेल करोगे तो भी प्राइस 5 रहेगा। आप देख सकते हैं प्राइस जो है वो कांस्टेंट है और क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है इसीलिए यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी एआर भी है, एमआर भी है और ये प्राइस भी है। अब ये कैसे हुआ, आपको टेबल पे फोकस करना है। यहाँ पे बात हो रही है यूनिट सोल्ड 1 2 3 4 5, ठीक है। प्राइस आपका कांस्टेंट आपको इंडस्ट्री ने दे दिया है जो कि है 5555। अब आपका टीआर क्या होता था, अगर एआर इज इक्वल टू प्राइस है और ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी इंटू प्राइस, आप पहला कॉलम इंटू दूसरा कॉलम कर दोगे तो क्या आएगा, टोटल रेवेन्यू आएगा। 1 इंटू 5 5, 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 5 15, 4 इंटू 5 20, 5 इंटू 5 25। तो आपका टोटल रेवेन्यू जो है वो ये आ गया। अब अगर हमें टोटल रेवेन्यू से मार्जिनल रेवेन्यू निकालना हो, यानी एक यूनिट जो सेल हुई उसने कितना रेवेन्यू ऐड किया, तो क्या होगा कि पहली यूनिट सेल हुई उसका रेवेन्यू तो 5 रुपीज़ रहा उसके बाद सेकेंड यूनिट हुई उसका जो था 10 माइनस 5 यानी 5 रहा, फिर थर्ड यूनिट सेल हुई 15 माइनस 10 5, यानी आपका जो एमआर है वो भी 555 रहा। क्यों, आपका प्राइस कांस्टेंट है। अगर आपका प्राइस कांस्टेंट होगा तो आपका क्यू जो चेंज होगा उसके बाद आपका एमआर है उसमें वो भी सेम रहेगा। तो एम आर इज इक्वल टू ए आर और ए आर इज इक्वल टू प्राइस तो ऑलरेडी होता है। तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल कर्व बनेगा जहाँ पे रिलेशनशिप ए आर और एम आर का कैसा होगा, ए आर विल बी इक्वल टू एम आर। ओके, तो ये आपका कर्व ऐसा ड्रॉ होगा यहाँ पे। अब रिलेशनशिप देख लेते हैं हम आपका टीआर और एमआर का
कि टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का क्या रिलेशनशिप है। टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का रिलेशनशिप देख रहे हैं हम, इन दो कॉलम का रिलेशन देख रहे हैं। आपने ये देखा कि एमआर तो एआर के इक्वल है और हॉरिजॉन्टल लाइन है, एमआर ऊपर की तरह, एआर और प्राइस के इक्वल है, तो वो तो हॉरिजॉन्टल लाइन है। लेकिन आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि यहाँ पे जो टीआर है वो ना ही बीच में इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज कर रहा है, ना ही बाद में डिक्रीजिंग रेट पे डिक्रीज कर रहा है, या कुछ भी ऐसा हो रहा है, कोई रेट्स नहीं हो रहे, एक कांस्टेंट रेट पे आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। हर बार 5 यूनिट से, 5 रुपीज से आपका टोटल रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो कांस्टेंट इंक्रीज आ रहा है, इसलिए जब 1 यूनिट है, 1 यूनिट सेल हुई तो टोटल रेवेन्यू कितना था 5, तो आपका टोटल रेवेन्यू 5 हो गया। उसके बाद 2 यूनिट सेल हुई, टोटल रेवेन्यू कितना हो गया आपका 10, फिर 3 हुई तो 15 हो गया। तो इसीलिए आपका जो टोटल रेवेन्यू है वो एक स्ट्रेट लाइन है जो कि अपवर्ड स्लोपिंग है, यानी आपका टोटल रेवेन्यू का कर्व जो हमने पहले बनाया था कि पहले अच्छा डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होगा, फिर इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होगा, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, एक कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज होता जा रहा है, इसीलिए वो स्ट्रेट लाइन कर्व है। और ये आपका रिलेशनशिप है एमआर और टीआर का। ओके, फिर हम देख लेते हैं कि आपका जो टीआर और प्राइस लाइन है उसका क्या रिलेशन है। वो देखने के लिए आपको पहले ये याद करना पड़ेगा कि मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था जो था आपका टीआर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एमआर। ये मैंने आपको बताया था, जब हम सब हर यूनिट ने इंडिविजुअली कितना रेवेन्यू ऐड किया, जब हम वो टोटल कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टोटल हमारे पास आएगा आपका उसके बाद टोटल रेवेन्यू। ठीक है, सो टोटल रेवेन्यू क्या हुआ, अगर मैं प्राइस लाइन ये ले लूँ, प्राइस लाइन फिक्स है, ठीक है, और क्वांटिटी मैं इस क्वांटिटी पे देखना चाहती हूँ कि टोटल रेवेन्यू कितना है। तो अगर एक रेक्टेंगल होता है उसका एरिया कैसे आता है आपके पास, एरिया कैसे आता है आपका लेंथ इनटू ब्रेथ, इतना तो आपने सीखा होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया होता है। लेंथ कितनी है, लेंथ है 0 से लेके Q तक, यानी जितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई Q यूनिट्स उतनी लेंथ है। ब्रेथ कितनी है, प्राइस, ये प्राइस है ना, तो कितना इक्वल है प्राइस के, और प्राइस इनटू क्वांटिटी क्या होता है आपका टोटल रेवेन्यू। तो जब हम हर मार्जिनल रेवेन्यू की लाइन स्ट्रेट लाइन है, जब हम सारे मार्जिनल रेवेन्यू का समेशन कर देंगे, ये पूरा एरिया प्राइस लाइन के अंडर, और यहाँ पे जो P इंटू Q होगा उसके बाद ये आपका क्या होगा टोटल रेवेन्यू। ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ है क्वांटिटी, ब्रेथ है प्राइस, P इंटू Q क्या आता है आपका टीआर। तो प्राइस लाइन के नीचे जो भी सारा एरिया है क्वांटिटी तक वो क्या है आपका टोटल रेवेन्यू। ये आपका रिलेशनशिप है टोटल रेवेन्यू और प्राइस लाइन का। प्राइस लाइन के नीचे जितना भी एरिया है वो आपका टोटल रेवेन्यू है। क्यों है, मैंने आपको बताया, जब आप एरिया देखते हैं P इंटू Q आ जाएगा, और P इंटू Q किसका फॉर्मूला होता है आपका टोटल रेवेन्यू का। इज इट ओके। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है, हर केस में आपने देखा होगा प्राइस लाइन जो है वो आपकी हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब प्राइस कांस्टेंट है। इंडस्ट्री ने 5 रुपये दे दिया, अगर इंडस्ट्री ने इस मार्कर का पेन डिसाइड करके दे दिया डिमांड और सप्लाई देख के 5 रुपये, तो जितनी भी फर्म्स ये मार्कर सेल कर रही हैं सबको इसका प्राइस 5 रुपये ही रखना पड़ेगा, ना कोई 6 कर सकता ना कोई 4 कर सकता है, प्राइस कांस्टेंट है। दूसरा केस आ जाता है जब प्राइस कांस्टेंट नहीं है और अब आपका प्राइस वेरी कर रहा है या प्राइस फॉल हो रहा है, जैसे जैसे ज़्यादा आउटपुट सेल कर रहे हो प्राइस कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही राइज इन आउटपुट होगा आपका प्राइस जो है वो फॉल होगा। ओके, आपने डिमांड और डिमांड में आपने देखा था कि जब क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा बढ़ती है तो उसका प्राइस फॉल होता है, तो मार्केट में उसका प्राइस फॉल करने को बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अब वो उसकी ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। तो व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट, उसके बाद क्या होता है आपके रिलेशनशिप, ये देखेंगे। पहले टेबल समझेंगे, फिर इंडिविजुअल रिलेशनशिप्स देखेंगे कि तीनों में क्या है। टेबल समझने के लिए यूनिट सोल्ड अगेन 1 2 3 4 5। अब आपका एवरेज रेवेन्यू, पिछली बार एवरेज रेवेन्यू किसके इक्वल होता है, पहले तो ये ध्यान देना, एवरेज रेवेन्यू प्राइस के इक्वल होता है। पिछली बार प्राइस किसने डिसाइड किया था, इंडस्ट्री ने। कितना डिसाइड किया था, 5 रुपये। तो यहाँ पे क्या था, 5 5 5 5 5, यही था। यहाँ पे टेबल देख सकते हो, यहाँ पे 5 5 5 5 था। इंडस्ट्री ने डिसाइड किया प्राइस कांस्टेंट है, कितनी भी यूनिट सेल हो, कितनी यूनिट बढ़ती जाए, लेकिन प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहेगा। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है आपका जो प्राइस है वो डिक्रीज होता जा रहा है। प्राइस डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, पहले 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2.25 है, फिर 1 है। प्राइस आपका फॉल हो रहा है, यानी एवरेज रेवेन्यू फॉल हो रहा है। अब टोटल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, Q है, ये Q है, ये P है। Q इंटू P क्या होता है, Q इंटू P टोटल रेवेन्यू होता है। तो टोटल रेवेन्यू क्या आ जाएगा, 1 इंटू 5 5, ओके, 2 इंटू 4 8,
3 इंटू 3 9, 4 इंटू 2.25 9 और 5 इंटू 1 5। ये आपका टोटल रेवेन्यू आ गया। टोटल रेवेन्यू से अगर मुझे मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, मार्जिनल रेवेन्यू मैं कैसे निकालूंगी ये समझना है। तो मार्जिनल रेवेन्यू होता है एडिशन, एक और यूनिट सेल होने की वजह से उस एक यूनिट की वजह से कितना रेवेन्यू में एडिशन हुआ। जैसे पहली यूनिट की वजह से आपका रेवेन्यू में एडिशन हुआ 5, उसके बाद सेकेंड यूनिट की वजह से टीआर अगर आपका 8 है, 2 यूनिट सेल करने की वजह से, उसमें से 5 रेवेन्यू तो पहली ने ऐड किया है, तो दूसरे ने कितना ऐड किया है 8 माइनस 5 यानी 3। ऐसे ही आपका मार्जिनल आ जाएगा कि थर्ड यूनिट सेल करने की वजह से जो थर्ड यूनिट ने ऐड किया है वो कितना है 9 माइनस 8 यानी 1। फोर्थ यूनिट ने कुछ भी ऐड नहीं किया, 9 माइनस 9 0। फिफ्थ यूनिट ने कितना ऐड किया, फिफ्थ यूनिट ने ऐड नहीं किया, फिफ्थ यूनिट ने अच्छा खासा जो पहले रेवेन्यू आ रहा था उसको भी कम किया, फिफ्थ यूनिट की वजह से -4 कम हो गया रेवेन्यू में से। सो ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू है। अब अगर मैं रिलेशनशिप देखना चाहूँ, मैं पहले किसका रिलेशनशिप देखूंगी, मैं पहले AR और MR का रिलेशनशिप देखूंगी कि AR और MR का क्या रिलेशन है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, AR जो है पहली यूनिट पे 5 है, ये भी 5 है, चलो दोनों सेम है। उसके बाद सेकेंड यूनिट में ये 4 है, ये 3 है, यानी AR ज़्यादा है MR से, ठीक है। उसके बाद आपका थर्ड यूनिट पे AR 3 है, MR 1 है, सेम चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे भी, यानी बार बार आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे AR जो है वो आपका ग्रेटर देन MR है। AR ग्रेटर देन MR का मतलब है AR आपका आगे की साइड है, आप देख सकते हो AR दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। ये बात नहीं है कि दोनों डिक्रीज नहीं हो रहे, दोनों डिक्रीज हैं तो दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग होंगे, लेकिन दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग के साथ साथ कौन सा आगे होगा कौन सा पीछे होगा। AR ज़्यादा है MR से, AR होगा आगे, AR थोड़ा फ्लैट होगा क्योंकि जो डिक्रीज इन AR है वो लेस है एज कम्पेयर टू डिक्रीज इन MR। MR थोड़ा स्टीप होगा, MR आपका ऐसे होगा, MR 0 भी हो रहा है यहाँ पे आपका फोर्थ यूनिट पे, और MR यहाँ पे फिफ्थ यूनिट पे तो आपका नेगेटिव चला गया। तो MR आपका नेगेटिव भी जा रहा है, AR आपका पॉजिटिव है, AR आपका पॉजिटिव है, उस वजह से AR आपका ऐसे बन रहा है और MR आपका ऐसे बन रहा है। ओके, सो ये आपका AR और MR का रिलेशनशिप है जब प्राइस फॉल हो रहा है। लेकिन एक जनरल रिलेशनशिप क्या होता है, अगर मैं छोड़ दूं कि प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस फॉल हो रहा है, एक जनरल लेवल पे रिलेशनशिप AR और MR का क्या होता है वो यहाँ पे मैंने दिया है एक बबल में। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका AR जो है वो पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। 3 फेजेस हैं, हमने ये एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में भी बात की थी, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट में भी बात की थी पिछले कुछ चैप्टर्स में, और आज हम एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में भी बात कर रहे हैं। सो आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, AR जो है 3 फेजेस हैं, आपको ये ध्यान रखना है। पॉइंट A पॉइंट के पीछे की साइड पे AR जो है आपका इंक्रीज हो रहा है, AR आपका इंक्रीज होता जा रहा है। कब तक इंक्रीज होगा, जब तक आपका MR जो है, MR जब तक ज़्यादा होगा AR से तब तक AR इंक्रीज करेगा। फिर एक पॉइंट आएगा जहाँ पे MR और AR सेम होंगे, यानी वहाँ पे आपका AR जो है वो मैक्सिमम है, इंक्रीज करते करते एक मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गया। उसके बाद उसने डिक्रीज करना शुरू कर दिया, और डिक्रीज कब करेगा, जब आपका MR लेस देन AR हो जाएगा तो AR आपका डिक्रीज करेगा। तो आप अगर ऊपर देख रहे हैं प्राइस जब फॉल कर रहा है तो हम इस वाले फेज में हैं जब AR आपका डिक्रीज कर रहा है। क्यों, क्योंकि आपका MR जो है वो लेस देन AR है, यानी हम इस, अगर सिर्फ इतना पोर्शन आप देखोगे, मैं इसको हाइड कर लूँ, सिर्फ इतना पोर्शन देखोगे तो आपको ऊपर जैसा दिखाई देगा। तो जब प्राइस फॉल करता है तो आपका ये वाला रिलेशनशिप है। लेकिन 3 फेज है, पहले AR इंक्रीज करेगा, फिर AR कांस्टेंट होगा, फिर AR डिक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि पहले MR ज़्यादा है तब तक AR भी बढ़ रहा है, MR और वो सेम हुए तो AR कांस्टेंट हो गया, मैक्सिमम हो गया। जैसे ही MR कम हुआ, मार्जिनल रेवेन्यू हर यूनिट का कम ऐड होना शुरू किया, एवरेज रेवेन्यू भी आपका फॉल होना शुरू हो गया, ठीक है। ये एक जनरल रिलेशनशिप है। अब आ जाते हैं टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के रिलेशनशिप पे। सो टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में आपका क्या रिलेशनशिप है ये देखते हैं। इन दोनों में जो रिलेशनशिप है आपने यहाँ पे देखना है कि टोटल रेवेन्यू जो है आपका यहाँ पर है, टोटल रेवेन्यू पहले तो आपका इंक्रीज हो रहा है यहाँ तक, ठीक है, फिर कांस्टेंट हो गया, दोनों जगह 9 हो गया, और फिर आपका फॉल होना शुरू हो गया। यानी आपका क्या हुआ, पहली 3 यूनिट तक तो वो इंक्रीज हुआ, यानी 1 2, उसके बाद आपका
कांस्टेंट हो गया, 2 यूनिट पे सेम रहा, 3, 4 और 5 पे वो डिक्रीज हो गया, 5th यूनिट पे डिक्रीज हो गया। तो टोटल रेवेन्यू पहले इंक्रीज हुआ, देख लो 5 था, फिर 8 था, फिर 9 हुआ, फिर 9 रह गया और उसके बाद 5 हो गया। तो टोटल रेवेन्यू पहले इंक्रीज हुआ, फिर ऊपर गया, कांस्टेंट रहा, फिर डिक्रीज होना शुरू हो गया। ठीक है, और कैसे हुआ ये? एमआर की वजह से क्या हुआ, जब तक एमआर आपका डिक्रीज हो रहा है लेकिन पॉजिटिव है, यानी कुछ एडिशन तो हो रही है, आपने यहाँ पे देखना है एमआर जो है वो यहाँ तक पॉजिटिव है, तो यहाँ तक आपका टीआर भी इंक्रीज हो रहा है। एमआर आपका पॉजिटिव है लेकिन फॉल हो रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू, हर एक यूनिट जो अब आप सेल कर रहे हैं वो कम रेवेन्यू ऐड कर रही है, आपको टेंशन हो रही है, लेकिन फिर भी इतनी टेंशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर यूनिट बेशक थोड़ा कम मार्जिनल रेवेन्यू ऐड कर रही है पर एटलीस्ट कुछ तो कर रही है, यानी टोटल रेवेन्यू 5 से 8 हुआ, 8 से 9 हुआ, इंक्रीज तो हुआ ना, इसलिए आपको इतनी भी टेंशन नहीं है। लेकिन एक पॉइंट पे क्या हुआ, अब आपका मार्जिनल रेवेन्यू एक यूनिट ने कुछ भी ऐड नहीं किया, अब आपको बहुत टेंशन हुई, एमआर हो गया 0 और जैसे ही एमआर 0 हुआ आपका टीआर हो गया 9 विच इज मैक्सिमम। अब आपका टीआर मैक्सिमम है, इसके बाद आपका मार्जिनल रेवेन्यू हर यूनिट जो एड ऑन सेल की आपने, यानी 5th यूनिट जो आपने एडिशनल सेल की, उसने तो कोई भी रेवेन्यू ऐड नहीं किया, उल्टा जो अच्छा खासा रेवेन्यू था उसमें से भी निकाल लिया, माइनस हो गया। जैसे ही एमआर माइनस हुआ टीआर आपका फॉल होना शुरू हो गया। ये रिलेशनशिप है आपका एमआर और टीआर का। ओके, सो बहुत ज़्यादा डिटेल इसमें, बहुत ज़्यादा डिटेल या बार बार रिपीट नहीं करूँगी, क्योंकि अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं, स्पेसिफिकली प्रीवियस वीडियोस ऑफ द चैप्टर कंटिन्यूइंग विद प्रोडक्शन देन कॉस्ट, हम लोगों ने जो ये वाले चैप्टर्स पढ़े हैं, प्रोडक्शन में हमने ऐसे ही आपका टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का रिलेशनशिप निकाला था, कॉस्ट में हमने ऐसे ही आपका टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशनशिप निकाला था, एंड सेम वे हम आपका टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का रिलेशनशिप निकाल रहे हैं। सो आई वुड नॉट गो इनटू और आई वुड नॉट डिग डीप इनटू इट, लेकिन आपको एक बेसिक समझ आ रहा है, एक बेसिक रिलेशनशिप समझ आ रहा है कि आपका बेसिकली अगर हर यूनिट आप एक्स्ट्रा सेल कर रहे हैं तो वो रेवेन्यू जब तक अच्छा खासा, मतलब जब तक बेशक डिक्रीज हो रहा है मार्जिनल रेवेन्यू, लेकिन जब तक कुछ भी ऐड हो रहा है तब तक टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होगा। जैसे ही मार्जिनल रेवेन्यू अब एक और यूनिट सेल करने पे कोई रेवेन्यू नहीं ऐड होगा, 0 हो जाएगा, आपका टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम हो जाएगा। और जैसे ही एक और यूनिट सेल करेंगे और वो नेगेटिव मार्जिनल रेवेन्यू ऐड करने लगेगी तो आपको टेंशन होगी, आपका टोटल रेवेन्यू वहाँ से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपका एक फेज है, ये आपका फिर एक फेज है लाइन का, और ये आपका एक फेज है जहाँ पे टीआर इंक्रीज कर रहा है क्योंकि एमआर डिक्रीज कर रहा है, एमआर 0 हो गया, टीआर मैक्सिमम हो गया, और एमआर जैसे ही नेगेटिव हुआ आपका टोटल रेवेन्यू फॉल करने लगा। ठीक है, तो यह आपको देखना है। और आपने ये भी देखा था कि आपका टीआर और एमआर का रिलेशन क्या है, टीआर इज इक्वल टू सम ऑफ एमआर। ओके, लेकिन क्या हम सेम चीज़ कह सकते हैं, दिस इज जस्ट एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कि क्या हमें पता है कि आपका जो टीआर है दैट इज सम ऑफ एमआर, लेकिन क्या मैं इसी के लाइंस पे कह सकती हूँ कि टीसी आपका सम ऑफ एमसी होगा? नो, टीसी सम ऑफ एमसी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि टीसी को हम लिख सकते हैं टीवीसी प्लस टीएफसी इज इक्वल टू समेशन ऑफ एमसी, लेकिन एमसी टीएफसी तो इन्फ्लुएंस ही नहीं होता, एमसी सिर्फ आपका टीवीसी से इन्फ्लुएंस होता है, हमने लास्ट चैप्टर में देखा था। इसीलिए ये थ्योरी रॉन्ग है, और हम ये नहीं कह सकते कि आपका टोटल कॉस्ट भी मार्जिनल कॉस्ट का सम होगा, लेकिन आपका टोटल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू का सम होगा। और ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि टोटल कॉस्ट आपका टीवीसी प्लस टीएफसी होती है, और टीएफसी जो है वो फिक्स्ड होती है, वो किसी के भी कहने पे आउटपुट से चेंज नहीं होती। इसका मतलब है ये एमसी और ये रिलेटेड नहीं है, इसलिए आपका टीसी कैन नॉट बी सम ऑफ एमसी। ओके, सो ये की पॉइंट आपको याद रखना है रिलेटेड टू द कॉस्ट चैप्टर। अब सारी चीज़ें हमने कर ली हैं कवर, सो जस्ट वन मोर टॉपिक टू गो, एंड इस चैप्टर से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब आपने रेवेन्यू कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन फंक्शन सब देख लिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक फर्म के लिए ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है और शट डाउन पॉइंट क्या होता है, कहाँ पे किस पॉइंट को ब्रेक इवन कहता है एक फर्म, कहाँ पे कितना आउटपुट कब प्रोड्यूस करती है जो ब्रेक इवन पॉइंट आता है, और क्या मोमेंट होती है जब उसका शट डाउन पॉइंट आता है, ये हम देखेंगे। क्योंकि आपके पावर बूस्टर में है
माइट नॉट बी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आपको ये चीज़ें अभी से पता हो, जब आप आगे की मार्केट्स में जाएंगे तो आपकी हेल्प होगी. दिस इज जस्ट अ स्मॉल टॉपिक बट स्टिल आई वुड कवर इट इन अ सेपरेट वीडियो. एंड देन क्योंकि अब आपने प्रोडक्शन कॉस्ट और रेवेन्यू पढ़ लिया है तो हम मूव करेंगे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पे. सो विद दिस पार्ट एंड दिस वीडियो इज ओवर. सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, एंड पसंद आ रही है तो आपको याद है आपको क्या करना है. प्लीज़ कुछ सेकंड्स लगेंगे, फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए. एंड टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, टेक केयर एंड बाय बाय.